हार्ट फेलियर को समझने से पहले कुछ आपको बेसिक्स चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट में क्या होता है, हमारे पास एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। तो राइट एट्रियम आपको पता है, ये लेफ्ट एट्रियम। जो राइट साइड एट्रियम में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से आता है, जैसे कि हमारे लोअर लिम्ब से आता है। इसके अलावा जैसे कि स्प्लीन, पेनक्रियाज, इन सब से आता है। इसके अलावा हमारे पास लीवर से आता है। इसके अलावा हमारे पास जीआई ट्रैक्ट से आता है। इसके अलावा हमारे पास हेड एंड नेक, इन सब से आता है। तो इन सभी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, और राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जब ये ब्लड निकलता है तो ये हमारे लंग्स में जाता है। ओके, और लंग्स में ये प्योरीफाई होता है। प्योरीफाई होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 ज़्यादा होता है कंसनट्रेशन में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आता है लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से हमारे पास ब्लड जो वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, और हमारे बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल्स को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओके, तो ये हमारा बेसिक्स हो गया। अब हम जानेंगे हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर जो होता है, हमारा हार्ट जो है वो आपने अभी देखा हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, जितना उसकी मेटाबॉलिक डिमांड होती है। अगर हमारा हार्ट किसी भी वजह से ये डिमांड सप्लाई करने में अनेबल रहता है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। तो अब समझते हैं हार्ट फेलियर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हमारे पास हार्ट फेलियर होता है वो मोस्टली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिस्टोलिक, और एक होता है हमारा डायस्टोलिक। ओके, तो सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर, इन दोनों में सीधी सीधी भाषा में आप समझो तो सिस्टोलिक मतलब हमारा जो हार्ट है वो पंप कर नहीं पा रहा, मतलब हार्ट से ब्लड बाहर नहीं फेंक पा रहा, तो ये फॉरवर्ड फेलियर बोल सकते हो। ओके, और डायस्टोलिक फेलियर का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि उसमें हार्ट में ब्लड आ नहीं पा रहा, मतलब उसमें ब्लड में जितना अमाउंट आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, तो वो फिलिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो इसको बोल सकते हो फिलिंग फेलियर। ओके, अभी हम सिस्टोलिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट की मसल या तो वो वीक हो गई, अगर वो वीक हो जाएगी तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। और सेकंड, अगर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में कोई भी हार्ट का चैम्बर, चाहे वो वेंट्रिकल हो या आर्टरी हो, मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर डायलेट हो जाएगा तो डायलेट होने से क्या होगा, वो अच्छे से पंप नहीं करेगा, और पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्लड का जो सप्लाई है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा पाएगा। ओके, तो हमारा नंबर 1 कॉज क्या होगा, हमारे पास EMI होता है। कभी किसी पेशेंट में जब EMI होता है या तो स्टीमा डेवलप कर जाता है या इन्फाक्शन डेवलप कर जाता है, उस वजह से क्या होता है, वो जो पार्ट है वो डेड हो जाता है। जब वो पार्ट डेड हो जाएगा तो वो अच्छे से पंप नहीं करेगा, और पंप नहीं करेगा तो क्या हो गया, सिस्टोलिक फेलियर। ओके, इसके अलावा जैसे सेकंड हमारा एग्जांपल है जैसे रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में आपको पता होगा क्या होता है कि जब हार्ट पंप करने की कोशिश करता है, हार्ट पंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ये हार्ट का वाल है, हार्ट ने यहाँ से पंप करने की कोशिश की, लेकिन हार्ट के वाल्व के थ्रू फिर से ब्लड किस में आ गया, अपने आप आर्टरी में आ गया, या फिर यहाँ वाल्व के थ्रू वापस से वेंट्रिकल में आ गया। तो जब हार्ट के वाल्व में अगर कोई डिफेक्ट होता है तब वहाँ से ब्लड बाहर जाने की बजाय वापस से हार्ट में आ जाता है, तो ये हो गया रिगर्जिटेशन। और ये रिगर्जिटेशन जब होता है तो उससे क्या होगा, हमारा हार्ट बाहर अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड भेज नहीं पाता, ये भी एक तरीके का पंप फेलियर हो गया। तो ये भी एक कंडीशन होगी सिस्टोलिक फेलियर की। इसके अलावा जैसे अगर किसी पेशेंट में लंबे टाइम से हाइपरटेंशन है, या फिर पेशेंट बिंज ड्रिंकिंग करता है अल्कोहल का, ओके, तो उस कंडीशन में, या फिर इसके अलावा पेशेंट कोई ड्रग लेता है जिससे कि हार्ट की मसल वीक हो जाए, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, और पंप नहीं कर पाता तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक फेलियर। ओके, जब राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है तो हमको साइन दिखते हैं। ओके, और जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है तब हमको सिम्टम दिखाई देते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डायस्टोलिक फेलियर की। ओके, डायस्टोलिक फेलियर में आपको मैंने बताया था फिलिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जब हार्ट में फिलिंग अच्छे से नहीं होगा तो हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजन की डिमांड बाकी की बॉडी को कैसे कर पाएगा। तो फिलिंग जो डिफेक्ट होता है वो कई वजह से हो सकता है, आपको पता है। जैसे हार्ट है, हार्ट की चारों तरफ एक क्या होती है, एक लेयर होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, पेरिकार्डियम बोलते हो। अगर ये पेरिकार्डियम किसी भी वजह से स्टिफ हो गई, चाहे इसमें किसी डिपॉजिट की वजह से स्टिफ हो गई हो या किसी और वजह से स्टिफ हो गई हो, अगर ये स्टिफ हो गई तो क्या होगा, उस हार्ट में ये क्या करेगा, हार्ट को अच्छे से डायलेट नहीं होने देगा, और हार्ट को अच्छे से डायलेट नहीं होने देगा तो क्या होगा, इसमें फीलिंग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ओके, इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है, जैसे हार्ट की वॉल है, जो हार्ट में वॉल होती हैं, ये वॉल क्या होगी, बहुत ज़्यादा थिक हो गई। हार्ट की वॉल थिक हो जाएगी तो उसके अंदर का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पेस कम हो जाएगा तो अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो भी कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाएगा तब अमाउंट कम हो गया, ये भी क्या हो गया, फिलिंग डिफेक्ट। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ओके, इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, हार्ट की मसल में कुछ ना कुछ चीज़ें जो डिपॉजिट हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी
कंडीशन होती है बॉडी के अंदर जिसमें हार्ट के अंदर मसल में कुछ ना कुछ आके डिपॉजिट हो जाता है, और वो डिपॉजिट होने की वजह से हार्ट की मसल क्या नहीं करती, डायलेट नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से। तो डायलेट नहीं करती तो वो एक रेस्ट्रिक्ट करती है उसके डायलेशन को। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ओके, तो ये कुछ कंडीशन मैंने आपको बता दी जिसमें सिस्टोलिक फेलियर होता है और जिनमें डायस्टोलिक फेलियर होता है। अब हम जानेंगे क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इनके साइन हमको दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेसिक्स में ये डायग्राम दिखाया था, अब आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ से उनके साइन और सिम्टम समझ पाओगे। कैसे, देखिए, जब राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, तो ये सपोज मेरा राइट साइड हार्ट है, राइट साइड का हार्ट अगर फेलियर होता है तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा साइन हमको देखने को मिलते हैं। तो राइट साइड अगर फेलियर होगा, इट मीन्स राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर पुश नहीं कर पा रहा है। ओके, तो राइट वेंट्रिकल से जब बाहर पुश नहीं कर पाएगा, तो जब बैक प्रेशर बढ़ेगा तो उससे वेन में प्रेशर बढ़ेगा, और वेन में प्रेशर बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री लोड। जो प्री लोड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब प्री लोड बढ़ेगा तब हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ से हमारे पास ब्लड इस राइट एट्रियम में आ रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा और ब्लड स्टेसिस होने लग जाएगा। जैसे ब्लड स्टेसिस अगर हमारे पास हेड एंड नेक में हो गया तो हमारे पास क्या मिलेगी, जुगुलर वेन जो हमारे पास जो दिखती है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड दिखेगी, तो उसमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। इसके अलावा हमारे पास जब लिवर में बहुत ज़्यादा वेनस कंजेशन होगा तो लिवर में क्या हो जाएगा, हेपेटोमेगेली। जैसे ही जे ट्रैक्ट में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा वेंस में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जे कंजेशन हो जाएगा, और जे कंजेशन से वोमिटिंग, नोजिया ये सब होते हैं। इसके अलावा एसाइटिस हो सकता है। ओके, वेरिसेस डेवलप कर जाएंगे। ओके, और इसके अलावा जैसे लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में क्या हो जाएगा, हमारे पास पेडल एडिमा, जिसको हम बोलते हैं ना, पिटिंग टाइप ऑफ पेडल एडिमा डेवलप कर जाएगा। इसके अलावा जैसे स्प्लीन है, स्प्लीन में क्या होगा, जैसे स्प्लीन में कंजेशन होगा, वेनेसिस कंजेशन, तो क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगेली डेवलप कर जाएगा। तब ये जितने भी साइंस हैं जो आप देख पा रहे हो, ये साइन कब डेवलप करेंगे, जब राइट हार्ट फेलियर होगा। ओके, अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की। जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो आपको पता है लेफ्ट साइड में जब लेफ्ट एट्रिया होता है वो कनेक्टेड किससे रहता है, हमारे लंग्स से। तो हमारे लंग्स से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें, हमारे लेफ्ट एट्रिया में। जब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर फेलियर हो गया इट मीन्स बाहर नहीं अच्छे से जा पा रहा, तो यहाँ पर हमको दो साइन क्लियरली देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक पल्स। ओके, हमारी जो पल्स है वो वीक हो जाएगी, और हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, कोल्ड, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा अच्छे से। लेफ्ट एट्रियम में जरूरत से ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड का इकट्ठा हो जाएगा तो बैक प्रेशर डेवलप करेगा, और जब बैक प्रेशर डेवलप करेगा तो कहाँ प्रेशर इकट्ठा हो जाएगा, लंग में जाकर प्रेशर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएगा, लंग्स में वेनस कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और लंग्स में वेनस कंजेशन स्टार्ट होता है तब क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी कंजेशन। जब ये कंडीशन डेवलप करती है तब पेशेंट बहुत सारे सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करता है। कौन से सिम्टम्स, जैसे कि पेशेंट को हो गया कफ। ओके, कफ लेके प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा क्रिकल्स हमको सुनाई देंगे। ओके, इसके अलावा वीज हमको सुनाई दे सकती है, और हमारे पास स्पुटम में ब्लड मिल सकता है, ब्लड टिंज स्पुटम मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास टैकिपनिया। ओके, क्योंकि सांस नहीं आ रहा तो कोशिश करेगा पेशेंट बारी बारी सांस लेने की, तो टैकिपनिया हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया, अब आप समझोगे ऑर्थोपनिया मीन्स जब पेशेंट जब लेटता है तब उसका सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाता है, जब पेशेंट खड़ा होता है तब सांस लेने में तकलीफ कम हो जाता है, तो ये ऑर्थोपनिया डेवलप कर जाएगा। और इसके अलावा नॉक्टर्नल डिस्पनिया भी हो सकता है, जिसमें रात में जब पेशेंट लेटता है तो उसमें उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। तब इन सब कंडीशन से ये सब सिम्टम हमको दिखाई देंगे। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में ये सारे सिम्टम आपको दिखाई देंगे। तो हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस करने के लिए हमको सबसे पहले क्लिनिकली देखना पड़ेगा। क्लिनिकली हमने देखा साइन और सिम्टम, जो हमने अभी देखे ऊपर साइन और सिम्टम, वो सब सिम्टम और साइन हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो सबसे बेस्ट होती है, वो है इकोकार्डियोग्राफी। इससे हमको इजेक्शन फ्रैक्शन पता चलेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप कर रहा है। ओके, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन हमारे पास 55% से कम आ रहा है, इट मीन्स डेफिनेटली पंप नहीं कर पा रहा। अगर 55 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स पंप नॉर्मली कर पा रहा है, बस फिलिंग डिफेक्ट है। इसके अलावा हमको इको में वाल्व कैसा है, वाल्व की कंडीशन क्या है हमारे हार्ट में, वो पता चलेगी, वाल्व में कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर इसके अलावा हमको हार्ट की वॉल जो है, जैसे कि उसका इन्फेक्शन हो गया है या फिर वो डेड हो गई है, तो ये सब कंडीशन हमको देखने को मिल जाएगी। ओके, इको के अलावा हम एक कराएंगे चेस्ट एक्सरे। ओके, चेस्ट एक्सरे क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे ईजी इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है। और चेस्ट एक्सरे जैसे करवाएंगे हमको साइन मिलेंगे किस चीज़ के, पल्मोनरी इडिमा के। पल्मोनरी इडिमा के साइंस क्या होते हैं आपको सीधा सीधा पता है, कर्ली बी लाइन होता है। ओके, कर्ली बी लाइन क्या होता है, सेप्टास के बीच में पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हार्ट के अंदर क्या दिखेगा, वाइट वाइट लाइन दिखेगी, तो कर्ली बी लाइन है। इसके अलावा आपको बैटविंग अपीयरेंस मिल सकता है। ओके, बैटविंग अपीयरेंस मतलब बाइलेटरल इडिमा हो जाएगा, तो बैटविंग अपीयरेंस आपको दिखेगा। और आपको कार्डियोमेगेली भी दिख सकता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होगा वो हमारे पास ईसीजी होगा। ईसीजी जो होता है उससे हम कई कंडीशन पता कर पाएंगे, जैसे कि कार्डियोमेगेली तो नहीं है और हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, इसकी रिदम तो अबनॉर्मल नहीं है। ओके, तो इन सब कंडीशन को हम ईसीजी में इजीली देख पाएंगे। एक इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बीएनपी। अब आप कहोगे बीएनपी क्या होता है, बीएनपी एक होता है ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये कुछ हार्मोन होता है। तो बीएनपी जो होता है वो जब हार्ट में हमारे वेंट्रिकल्स पे बहुत ज़्यादा जब प्रेशर क्रिएट होता है, जब बहुत ज़्यादा लोड क्रिएट होता है, तब बीएनपी रिलीज होता है। और ये बीएनपी क्या करता है, हमारे हार्ट फेलियर की कंडीशन को
प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट फेलियर होने से रोकता है। कैसे रोकता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, अब आपको पता होगा कि हार्ट फेलियर को हमारे न्यूयॉर्क हेल्थ एसोसिएशन ने कुछ क्लास में डिवाइड कर रखा है और उस क्लास के अकॉर्डिंग उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। तो मैं आपको सबसे पहले उन क्लास के बारे में बता देता हूँ। 4 क्लास होती हैं। ओके, तो जो NYHA है उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 का सीधा मतलब है पेशेंट बेड पे कन्फाइन हो गया है, मतलब पेशेंट अगर रेस्ट पे रहता है तब भी उस पेशेंट को और हार्ट फेलियर के सिम्टम उसको दिखाई देते हैं। और नंबर 1 आपको याद रखना है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करता है, एक्सट्रीम एक्सर्शन अगर करता है, तभी पेशेंट में हार्ट फेलियर के सिम्टम दिखाई देते हैं। सेकंड आपको याद रखना है, जब पेशेंट मॉडरेट एक्सर्शन करता है तब उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम दिखाई देते हैं। और थर्ड आपको याद रखना है, जब पेशेंट माइल्ड एक्सर्शन करता है तब भी उस पेशेंट में हार्ट फेलियर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जो यहाँ पर पता होने चाहिए। आपको याद होगा एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन 2 में। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको करता है, और जब 2 है वो हमारी बॉडी में अलग अलग काम करता है। कैसे? हमारी बॉडी में क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। सेकंड हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वो क्या करता है, एडीएस सीक्रेट करवाता है हमारे कहाँ पर, पिट्यूटरी में काम करके। और पिट्यूटरी में काम करके एडीएस सीक्रेट कराएगा तो ये भी क्या करेगा, सॉल्ट्स को रिटेन करवाएगा। सॉल्ट को रिटेन करवाएगा तो बीपी एलिवेट होगा। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे काम करके एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है, और एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा तो क्या करेगा, ये भी सॉल्ट्स और वाटर को रिटेंशन करवाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ा देगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये दोनों कंडीशन जो है एडीएच और एल्डोस्टेरोन, इन दोनों में क्या होता है, सॉल्ट रिटेंशन होता है और वाटर रिटेंशन होता है। इस वजह से क्या होता है, प्री लोड बढ़ जाता है। प्री लोड समझ गया ना, कि बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है और प्री लोड को बढ़ा देंगे तो हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। और हमारा जो वैसो कंस्ट्रक्शन है, वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा आफ्टर लोड बढ़ेगा। क्यों? जैसे ही वैसो कंस्ट्रक्शन होगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने से आफ्टर लोड बढ़ जाएगा और हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ये सब कंडीशन आपको ट्रीटमेंट समझने में बहुत काम आने वाली है। कैसे? देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था थोड़ी देर पहले, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हम करते हैं ACE इनहिबिटर और ARB इनहिबिटर, इसके साथ हम ऐड करते हैं बीटा ब्लॉकर। ओके, सेकेंड क्लास में हम लोग जो पेशेंट में ऐड करते हैं तब ये सब ड्रग्स के साथ में ऐड कर देंगे डाईयूरेटिक्स। ओके, थर्ड क्लास में हम ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर और डाईयूरेटिक्स के साथ में हम ऐड करेंगे या तो स्पाइरोनोलेक्टोन या फिर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ओके, क्लास 3 में मैंने आपको बताया था कि हम ACE इनहिबिटर, ARB इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, डाईयूरेटिक्स ये सब देते हैं और हम साथ में स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन अगर आप देना नहीं चाहो तो उसके अलावा आपके पास आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट और हाइड्रोलेजिन 2 ड्रग और होते हैं। ये दोनों ड्रग क्या करते हैं, प्री लोड को कम करते हैं। प्री लोड को कम कैसे करेंगे, हाइड्रोलेजिन आर्टरी को डायलेट कर देगा, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट वेन्स को डायलेट कर देगा। तो इन दोनों ही कंडीशन से प्री लोड कम हो जाएगा और प्री लोड कम हो जाएगा तो हमारा हार्ट पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब कंडीशन क्लास 4 वाली हो तब पेशेंट में हम लोग आइनोट्रोप्स स्टार्ट करेंगे। अब आइनोट्रोप्स में जैसे कि डिगॉक्सिन है, डोबुटामाइन है। ओके, अभी मैंने आपको क्लास वाइज सारे ड्रग्स के नाम बताए हैं, कौन कौन से ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा ड्रग कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करती है उसकी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ACE इनहिबिटर। हमको पता है एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ACE इनहिबिटर हम देते हैं पेशेंट को तो वो क्या करता है, इस कंडीशन को रोक देता है। जैसे ही ये रुकेगा तो 2 नहीं बनेगा, और जब 2 नहीं बनेगा तो आगे की प्री लोड आफ्टर लोड अपने आप कम हो जाएंगे। और ARB कैसे काम करता है ये तो आपको पता ही है, AC की तरह ही काम करता है, लेकिन ये रिसेप्टर पे काम करता है और काम सारे सेम करता है। ओके, तो ये भी क्या करेगा, हमारे प्री लोड आफ्टर लोड को कम कर देगा। इन दोनों ड्रग की ये खासियत है ACE इनहिबिटर और ARB इनहिबिटर की, अगर हम पेशेंट में क्लास 1 में स्टार्ट कर देते हैं तो जो हार्ट है उस पर जब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है तो वो हार्ट क्या करता है, उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए रीमॉडलिंग करता है। और ACE इनहिबिटर ARB इनहिबिटर क्या करेंगे, उस रीमॉडलिंग को इनहिबिट कर देंगे। इसके अलावा डाईयूरेटिक्स है। डाईयूरेटिक्स काम कैसे करते हैं आपको पता ही है, लूप वाला और थायराइड वाला। थायराइड क्या करता था, NaCl को बाहर निकालता था, और लूप क्या करता था, NaCl को तो बाहर निकालता था, साथ में पोटेशियम को भी बाहर निकालता था। तो लूप काम करता था हमारे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलने के थिक पार्ट पर, और थायराइड काम करता था हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पे। तो इन दोनों कंडीशन से क्या होता था, वाटर का लॉस होता था। जैसे वाटर लॉस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्री लोड कम हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक इन्वेस्टिगेशन में BNP बताया था, याद आ रहा है? यहाँ पर आपको समझना है BNP क्या है। BNP क्या करता था, हमारी बॉडी में जब BNP का लेवल बढ़ता है तब ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो सेकंड हमारा है उसको इनहिबिट करता है। ओके, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो आगे के सारे कम अपने आप कम हो जाएंगे, तो मतलब प्री लोड आफ्टर लोड कम हो जाएगा। तो क्यों ना हम BNP को बढ़ा दें शरीर के अंदर। और BNP बढ़ाने के कई तरीके हैं। नॉर्मली क्या होता है, BNP को इनहिबिट करने के लिए हमारी बॉडी ऑलरेडी एक सब्सटेंस बनाती है जिसका नाम है नेप्रिलाइसिन। ओके,
तो नेप्रिलाइसिन क्या करता है, हमारी बॉडी में नॉर्मली बीएनपी को इनहिबिट करता है। तो हम कुछ ऐसा देंगे जिससे कि नेप्रिलाइसिन कम हो जाए, और नेप्रिलाइसिन कम होगा तो बीएनपी बढ़ेगा, और बीएनपी बढ़ेगा तो ये इफेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड का काम कम हो जाएगा, प्रीलोड आफ्टर लोड कम हो जाएगा, और हमारे हार्ट फेलियर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नेप्रिलाइसिन जो इनहिबिटर मैंने आपको बताया, उसके साथ में अगर हम ARB जोड़ दें, जैसे कि वेलसार्टन जोड़ दें, तब इन दोनों को मिलके हम एक नाम देंगे जिसका नाम है इंट्रेस्टो। ओके, तो इंट्रेस्टो एक ड्रग हो गया जो कॉम्बिनेशन है नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर का और ARB वेलसार्टन का, जिससे क्या होगा, बीएनपी का जो लेवल है वो और बढ़ जाएगा। तो हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो बढ़ गया। और आइनोट्रोप्स कैसे काम करता है ये तो आपको पता ही है, डिगॉक्सिन है और डोबिटामाइन है। तो डिगॉक्सिन और डोबिटामाइन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली पेशेंट में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट की मोर्टेलिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, अगर पेशेंट जैसे 1 साल में डेथ होने वाली है पेशेंट की, तो डेथ हो जाएगी 2 महीने के अंदर। ये मोर्टेलिटी को बढ़ाते हैं, तो इसलिए इन ड्रग्स को बहुत ज़्यादा कॉशियसली दिया जाता है। ओके, अभी आपने बहुत सारे ड्रग्स देखे जो कि हार्ट फेलियर में हम लोग देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा क्या ये ड्रग्स देने से हार्ट फेलियर ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। तो आपको याद रखना है, हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अंडरलाइंग कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा। अंडरलाइंग कंडीशन कैसे? अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करोगे। अगर पेशेंट में हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करोगे। अगर पेशेंट में हाइपरलिपिडीमिया है, ओके, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उसका ट्रीटमेंट करोगे स्टेटिन देके। ओके, अगर पेशेंट में MI डेवलप किया है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट में ऑर्थोस्टैटिक स्लीप अपनिया है तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, CPAP दे देंगे। ओके, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट ओबेस है तो हम उसको वेट लॉस करने के लिए कहेंगे। तो इन सब कंडीशन को भी हम साथ में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमें स्पेशली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो क्या है? जैसे पेशेंट है वो अगर नमक कम खाएगा, 2 ग्राम से कम एक दिन में अगर वो नमक खाएगा, तब क्या होगा, पेशेंट में सॉल्ट्स कम होगा और प्रीलोड हमारा कम होगा, क्योंकि सॉल्ट्स वाटर को रिटेन करता है। सॉल्ट्स को कम किया तो वाटर का रिटेंशन भी कम हो जाएगा। तो सॉल्ट हमको पेशेंट को कम खिलाना है, 2 ग्राम पर डे से भी कम। ओके, अगर हमने पानी को कम किया, पर डे 2 लीटर से हमने कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन कम। वाटर रिटेंशन कम मीन्स हमारा प्रीलोड कम हो जाएगा, तो हार्ट पे प्रेशर कम पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में आता है। एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको आनी चाहिए क्या? ABCD में कौन सा लेटर? LMNOP। कैसे? L से आप क्या करोगे, पेशेंट में लेसिक्स दोगे। लेसिक्स क्या है? हमारा लूप डायरेटिक्स, और लूप डायरेटिक्स क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा को कम करेगा, जिससे पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थोड़ा सा कम होगा। दूसरा है M से मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करेगा, पेशेंट में अगर चेस्ट पेन है या फिर और कोई कंडीशन है तो पेन को रिलीव करेगा। सेकंड, N से हमारा क्या रहेगा, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट में हमारे पास आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट हो सकता है या हाइड्रोलाइजिन हो सकता है, तो ये भी क्या करेगा, प्रीलोड को कम करेगा। ओके, इसके अलावा O मीन्स ऑक्सीजन। या तो आप CPAP से दे दोगे या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला से दे दोगे। अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कम होगा। और P से क्या होता है, P से पोजीशन। पोजीशन में क्या रखोगे, प्रॉप्ड अप पोजीशन। प्रॉप्ड अप पोजीशन में पेशेंट लेटेगा तो पेशेंट को ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, तो प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखोगे तो पेशेंट को थोड़ा सा रिलीव मिलेगा। तो LMNOP एक्यूट डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में ट्रीटमेंट करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।